द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक एपिसोड 2। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शाओबाई एक गार्डन में होती है जो बहुत ही सुंदर होता है। वहाँ वो गार्डन को देख ही रही होती है कि तभी एक औरत वहाँ आ जाती है। शाओबाई उससे पूछती है, क्या तुम रानी माँ हो? वो औरत उससे कहती है, अगर मैं रानी माँ होती तो तुम्हें यहाँ बिना किसी के अनुमति के आने पर सजा दे सकती थी। शाओबाई अपने घुटनों पर बैठ जाती है और उनसे माफी मांगती है और कहती है, मैं यहाँ से बस एक फल लेने के लिए आई थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर वो औरत हंसने लगती है और अब इसके आगे उसे देखकर शाओबाई कहती है, तुम रानी माँ नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे बताया गया है कि रानी माँ बहुत सख्त है और अगर रानी माँ होती तो मेरे जैसे छोटे मॉन्स्टर से बात करने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करती। इस पर रानी माँ हंसते हुए कहती हैं कि तो आप ही बताएं मैं कौन हूँ? शाओबाई कहती है, हो सकता है कि आप भी यहाँ मेरी तरह फल चुराने आई हो, और अगर ऐसा है तो आइए हम दोनों मिलकर एक एक फल ले लेंगे और कभी भी किसी को इसके बारे में नहीं बताएंगे। रानी माँ कहती है, हमें बड़े सावधानी से ये काम करना होगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे गार्ड्स हैं। इतना कहते ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। शाओबाई उन्हें गायब होता देखकर सोचती है कि ये तो मुझे अकेले ही छोड़कर फल लेने चली गई। सीन में हम जी शुआन को देखते हैं जो कि शाओबाई को खोज रहा होता है। वो अपनी दोस्त क्रेन से शाओबाई के बारे में पूछता है। वो कहता है कि मैंने उसे पूरे माउंट ज्यूक्सी में खोजा पर वो मुझे कहीं नहीं मिली, क्या आपने उसे कहीं देखा है? क्रेन कहती है, कहाँ जाएगी? ये बात तो आपको भी बहुत अच्छी तरह पता है कि शाओबाई बहुत चंचल है। वो तो आपके दिए हुए होमवर्क से पीछा छुड़ाने के लिए भी यहाँ वहाँ छिपकर बैठी रहती है। इस पर जी शुआन कहता है कि मैं मानता हूँ कि शाओबाई काफी चंचल है पर वो कभी भी कोई काम आवेग में आकर नहीं करेगी। क्रेन जी शुआन को उसके मास्टर के आदेश के बारे में बताती है। वो कहती है कि ग्रीन एम्परर के आदेश के अनुसार आपको राक्षसों को अपने वश में करने के लिए ईस्टर्न सी जाना होगा और आपके पास शाओबाई के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। अभी आप उसके बारे में चिंता ही क्यों कर रहे हैं? वो तो माउंट ज्यूक्सी का हिस्सा भी नहीं है, तो फिर आप इसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? इस पर जी शुआन गुस्से से कहता है कि मैंने शाओबाई को अपने दम पर ट्रेन किया है और मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ। क्रेन कहती है कि जब आप फ्यूचर में एम्पायरियन हेवन में जाएंगे तो आप शाओबाई को वहाँ अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। अलग होना तो है, होना ही है, तो क्यों ना आप पहले ही ये फैसला ले लें। उनकी बातें चल ही रही थी कि इसी बीच वहाँ एक चमकती हुई चीज आई जिसे देखकर जी शुआन कहता है कि ये मास्टर का दोबारा भेजा हुआ दूत है, हमें अभी ही ईस्टर्न सी के लिए निकलना होगा। क्रेन कहती है कि आप चिंता ना करें, मैं शाओबाई को खोज लूंगी। हम अगली सीन में शाओबाई को देखते हैं जो कि अभी भी उसी जगह थी और छुपते छुपाते फल को चुराने की कोशिश कर रही थी। अब शाओबाई उस फल के बगीचे को देखती है और कहती है कि ये बगीचा कितना सुंदर है, बिल्कुल जी शुआन के पेंटिंग की तरह, लेकिन मुझे इनमें से कौन से फल को लेना चाहिए? वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसके सर से लगकर एक फल जमीन पर गिर जाता है। फल को देखकर वो उससे बातें करती है, कहती है कि ऐसा लगता है जैसे कि मानो हमारा मिलना तय था। ठीक है, चलो मैं तुम्हें ही लेकर जाती हूँ। वो इस फल को लेकर आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि उस बगीचे में और बहुत से फल हैं जो काफी बड़े हैं। जब वो उस फल को तोड़ने जाती है तो उसे जी शुआन की बातें याद आती है। वो सोचती है कि मुझे जितनी जरूरत थी मैंने उतना फल ले लिया और अब मुझे लालच नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ कुछ लोग उसे देख लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे घुस गई? वहीं दूसरी तरफ हमें जी शुआन और उसके दोस्त लिंगचू को दिखाया जाता है जो कि ईस्टर्न सी आए हुए हैं राक्षस को अपने वश में करने। वो दोनों ही एक मौके की तलाश में हैं। जैसे ही इन्हें एक मौका मिलेगा ये दोनों ही मिलकर उस राक्षस को अपने वश में कर लेंगे। और अब जी शुआन को कुछ दिखाई देता है। वो कोई और नहीं बल्कि कुनलुन का दूत था। जी शुआन अपने दोस्त को बताता है कि मैंने कुनलुन के दूत को देखा है। ये दोनों ही आपस में बातें करते हैं कि ऐसा कौन है जो हमारे विद्रोह में खड़ा हुआ है। अब ये दोनों ही मिलकर उस बीस्ट को अपने वश में करने में लग जाते हैं। अब जी शुआन अपने दोस्त को कहता है कि जल्दी करो और कुनलुन पर्वत पर जल्दी आओ, वाटर ड्रैगन को मुझ पर छोड़ दो। लेकिन उसका दोस्त लिंगचू उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था, लेकिन फिर भी वो उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम शाओबाई को देखते हैं जो कि स्वर्ग के सैनिकों के साथ मस्ती कर रही थी। वो सब उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे पर वो बहुत शैतानियां कर रही थी और अपने मैजिक की मदद से उन लोगों के पकड़ में नहीं आ रही थी। वो सब सैनिक उससे पूछते हैं कि यहाँ स्वर्ग के बगीचे में बहुत सख्त पहरा है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ कैसे आई? वो उन लोगों से कहती है कि मुझ में अदृश्य होने की ताकत है, हालांकि मेरी ये ताकत अभी हाल ही में बेहतर हुई है।
है। अगले सीन में हमें ज़ीशुआन के दोस्त को दिखाया जाता है जो कि अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचता है और वहाँ के लोगों से पूछता है कि क्या हुआ, टाउटी चला गया क्या। अब वो सबसे मास्टर के बारे में पूछता है तो वो लोग उसे बताते हैं कि मास्टर को सुबह सुबह ही किसी जरूरी काम से बुला लिया गया, दानव की दुनिया के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी बातें बताने के लिए। मास्टर के जाने की कुछ देर बाद ही हम टायोटी को महसूस नहीं कर पाए। लिंगचू वो की आवाज आती है। उसे लगता है कि जरूर कुछ तो गलत है। वो अंदर जाकर देखता है कि सारी सिकड़ियाँ खुली हुई है लेकिन टाउटी अभी भी वहीं है और अचानक लिंगचू के पीछे आ जाता है और कहता है कि तुम सब ने मिलकर मुझे इतने सालों तक अपने कैद में रखा, अब मैं तुम लोगों को मार डालूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो वहाँ से भाग जाता है। लिंगचू टाउटी की वजह से घायल हो चुका था। तभी वहाँ मास्टर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, तुम जादुई बाधा को इतने आसानी से कैसे खोल सकते हो। अगर मैं यहाँ समय पर नहीं आया होता तो तुम टाउटी के द्वारा मारे गए होते। अगले सीन में हमें ज़ीशुआन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस ब्लैक वाटर ड्रैगन से लड़ रहा है। ज़ीशुआन उस ड्रैगन के चलते काफी ज्यादा घायल हो चुका था क्योंकि वो दोनों ही 3 दिन और 3 रात से लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और आखिरकार ज़ीशुआन इसमें कामयाब हो ही जाता है और अब वो ब्लैक वाटर ड्रैगन को अपने वश में कर लेता है। लेकिन अब उसे चिंता इस बात की थी कि लिंगचू कैसा होगा। पहले वो उस वाटर ड्रैगन को माउंट ज्यूक्सी पर रखने का सोचता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिंगचू और मास्टर को देखते हैं जो उसका इलाज कर रहे थे। वो लिंगचू को कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें ठीक कर दिया है पर तुम्हारी हालत अभी भी नाजुक है। मैंने अपने शिष्यों को टाउटी के पीछे भेजा है उसे ढूंढने को और अब तुम माउंट ज्यूक्सी जाओ और आराम करो। अब हम ज़ीशुआन और उसकी दोस्त क्रेन को देखते हैं जो कि उस वाटर ड्रैगन को उसकी जगह पर रख रहे होते हैं। ज़ीशुआन को बताती है कि ग्रीन एम्परर के जली हुई अमृत की गोली और गठन के साथ 49 दिनों के बाद हम वाटर ड्रैगन को गहरी नींद में वापस ला सकते हैं। इस पर ज़ीशुआन कहता है कि वाटर ड्रैगन एक प्राचीन जानवर है, हमें इसके जीवन की जिम्मेदारी लेने का कोई अधिकार नहीं है, हम सिर्फ इसे बंद करके रख सकते हैं। 49 दिनों के बाद हम इसे वापस ईस्टर्न सी छोड़ आएंगे। इस पर क्रेन कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अमृत कक्ष की रक्षा करूंगी। ज़ीशुआन क्रेन से लिंगचू के बारे में पूछता है। वो बताती है कि लिंगचू अभी कुछ दिनों से अपने इनर हीट को ठीक करने के लिए ज्यूक्सी पर्वत पर लौट आया है और अब ज़ीशुआन शाओबाई के बारे में पूछता है। वो पूछता है कि जब मैं इन दिनों यहाँ नहीं था तो क्या शाओबाई लिखने का अभ्यास कर रही है। क्रेन उसे बताती है कि मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। इस पर ज़ीशुआन बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि इतनी जरूरी बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। ज़ीशुआन अपने पावर की मदद से पता लगाता है कि शाओबाई कहाँ है। वो देखता है कि शाओबाई पीड़ा देने वाले चीलों के बीच में मौजूद है। इस पर ज़ीशुआन क्रेन से कहता है कि तुम जानती थी ना कि शाओबाई कहाँ है। वो उसे बताती है कि उसने स्वर्ग के बगीचे में घुसकर वहाँ के फल चुराने की कोशिश की है और ऐसा करते समय उसे गार्ड्स ने पकड़ लिया। अब ज़ीशुआन को शाओबाई की बातें याद आती है जो कि उसने उससे कही थी। उसने कहा था कि अगर हमें ये फल मिल जाता है तो हम दोनों ही इसे खा सकते हैं और इससे आपकी देवता शक्ति बढ़ जाएगी। वो उसे बचाने जा ही रहा होता है कि तभी क्रेन उसे रोकते हुए कहती है कि आप एक देवता बनने जा रहे हैं, अगर कुछ गलत हुआ तो हजारों साल की साधना व्यर्थ हो जाएगी। इस पर ज़ीशुआन कहता है कि मैंने शाओबाई को अपने दम पर ट्रेन किया है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसे कुछ न हो। अब हमें शाओबाई को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी। अब वहाँ ज़ीशुआन आता है और वो उसे बचा लेता है। शाओबाई उसे रोते हुए कहती है कि मैंने सोचा कि मैं अब तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। वो उसे बताती है कि वो यहाँ इस फल के लिए आई थी और मैं इसकी रक्षा कर रही थी। इस पर ज़ीशुआन कहता है तुमने सिर्फ इस एक फल के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, चलो मैं तुम्हें अब यहाँ से ले चलता हूँ। वो उन सभी से बचाकर उसे वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हम शाओबाई और क्रेन को देखते हैं। शाओबाई कहती है कि हम जब से माउंट ज्यूक्सी लौटे हैं तब से मैंने ज़ीशुआन को नहीं देखा, क्या वो मुझसे गुस्सा हैं? क्या है, क्या वहाँ कोई भी आसानी से आ जा सकता है? ज़ीशुआन ने गार्ड से लड़ाई लड़ी है, उसने स्वर्गीय नियमों को तोड़ा है। इस पर शाओबाई कहती है कि इन सब में उनकी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, अब मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ। इस पर क्रेन कहती है कि अगर सच में तुम्हें पछतावा है तो जाओ ज़ीशुआन के कमरे के सामने जाकर घुटने टेक दो और तब तक इंतजार करो जब तक कि वो आ नहीं जाता। अगले सीन में हमें ज़ीशुआन को दिखाया जाता है जो कि रानी माँ से मिलने आया था। रानी माँ उसे कहती है कि मैंने आपको काफी सालों से नहीं देखा, आपने किसी को बचाने के लिए मेरे जेल पुल को तोड़ दिया और इसके साथ ही साथ अपने सारे नियमों को भी तोड़ा और लापरवाही से काम किया। ज़ीशुआन कहता है कि ये सारी मेरी गलती है, जैसा कि आपने अभी कहा मैंने लापरवाही से काम किया है, आप मुझे सजा दें,
मैं बिना किसी हिचकिचाहट सजा लेने के लिए तैयार हूँ। क्या ये बात ग्रीन एम्परर को पता है कि आप सजा मांग रहे हैं? इस पर ज़ीशुआन कहता है ये सारी मेरी गलती थी, इसमें माउंट जियोक्सी का कोई लेना देना नहीं है। इस पर रानी माँ कहती है कि आप जानते हैं कि ये सब गलत है, लेकिन फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? इस पर ज़ीशुआन कहता है कि शाओबाई माउंट की पवित्र महिला की शिष्य है, अगर उसे कुछ होता है तो मुझे डर है कि ये आपके प्रभावित करेगा। इस पर रानी माँ कहती है कि द एम्पायरियन हेवन में खबर फैला दी गई है, उन्होंने कहा है कि मैं माउंट ली के एक शिष्य को पीड़ा देती हूँ। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने मेरी मदद की है और मुझे मुसीबतों से बचाया है? अब रानी माँ मुस्कुराते हुए ज़ीशुआन को वो फल देती है जो कि शाओबाई ने तोड़ा था। अब हमें अगले सीन में शाओबाई को दिखाया जाता है जो कि अभी भी ज़ीशुआन के कमरे के बाहर घुटने के बल बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। अब वहाँ ज़ीशुआन अपनी दोस्त के साथ आता है और उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। क्रेन ज़ीशुआन को शाओबाई के खिलाफ भड़काती है। वो कहती है कि इन दिनों शाओबाई के चलते ही आपको इतना दंडित होना पड़ा। यहाँ के लोग शाओबाई को इंसान नहीं बल्कि राक्षस समझते हैं। इस पर ज़ीशुआन कहता है लेकिन मेरे लिए शाओबाई एक इंसान है, दानव नहीं। इस पर क्रेन कहती है कि रानी माँ इसे जाने दे सकती थी, लेकिन माउंट जियोक्सी उसे माफ नहीं करेगा। ज़ीशुआन कहता है कि शाओबाई माउंट जियोक्सी में ही रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। अब क्रेन शाओबाई के पास जाती है और उससे कहती है कि ज़ीशुआन आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? अपने भविष्य को स्पष्ट रूप से देखें। जब आप अपने भविष्य को स्पष्ट रूप से देख लेंगी तो आप इतनी लापरवाही से कोई भी काम नहीं करेंगी, और अगर आप इतनी ही लापरवाही से काम करती रहीं तो आगे चलकर आपको बहुत परेशानी होगी। शाओबाई कहती है कि अब मैं आगे से ध्यान रखूंगी। कुछ देर बाद ज़ीशुआन शाओबाई के पास आता है और कहता है कि क्या आपको पता है कि आपने क्या गलत किया है? शाओबाई कहती है हाँ, मुझे स्वर्ग के फलों के बगीचे में ऐसे छुप के नहीं घुसना चाहिए था। ज़ीशुआन कहता है कि क्या आपको स्वर्गीय फल खाना इतना पसंद है? शाओबाई कहती है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं था, मैंने सुना था कि आप देवता बनने से बस एक कदम दूर हैं। स्वर्गीय फल आपके देवता कौशल को बढ़ा सकता है, इसलिए मैं आपको वो फल देना चाहती थी। इस पर ज़ीशुआन कहता है अगर मैं समय पर नहीं आता तो आपको पता है कि वहाँ क्या क्या हो सकता था, इसलिए अब आप आगे से ध्यान रखना। अब ज़ीशुआन अपने मैजिक से उस फल को लाता है जिस फल को शाओबाई ने ज़ीशुआन के लिए चुराया था। ज़ीशुआन कहता है कि आपने इसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, क्या आप इसका स्वाद नहीं चखना चाहेंगे? इस पर शाओबाई कहती है नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये मैंने आपके लिए चुराया था और मैं बस यही चाहती हूँ कि आप सफलतापूर्वक देवता बन सकें। अब अगले सीन में हमें फिर से ज़ीशुआन और शाओबाई को दिखाया जाता है। ज़ीशुआन बैठकर मेडिटेट कर रहा होता है और शाओबाई चित्र बना रही होती है। काम में मन नहीं लग रहा होता, इसलिए वो अब ज़ीशुआन को घूरने लगती है। ज़ीशुआन जो कि बैठकर मेडिटेट कर रहा था वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें घूरने को नहीं बल्कि चित्र बनाने को कहा है। इस पर शाओबाई उससे पूछती है कि तुम्हारी आंखें अभी बंद थी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें घूर रही थी? इस पर ज़ीशुआन बात बदलते हुए कहता है कि मुझे अभी याद आया कि नहीं है, पता नहीं उसकी आंतरिक गर्मी कैसी है, मुझे उसके पास जाकर उसे देखना चाहिए। शाओबाई डरते हुए कहती है कि क्या ये वही आदमी है जो मेरे दिल को प्राप्त करना चाहता था? ज़ीशुआन कहता है क्या तुम मेरे साथ लिंगचू से मिलने चलोगी? शाओबाई डरती हुई कहती है नहीं नहीं, मेरे पास बहुत से काम है, आप चले जाओ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। हमें अगले सीन में लिंगचू को दिखाया जाता है जिसके पास उसके मास्टर का गुप्त संदेश आया है। वो सोचता है कि ये टाउटी के बारे में खबर हो सकती है। इतना कहकर वो उनका संदेश पढ़ना शुरू कर देता है। जाने लगता है कि उसी वक्त वहाँ ज़ीशुआन आ जाता है और आकर उसका गुप्त संदेश पढ़ लेता है। लिंगचू गुस्सा होकर कहता है कि आप मास्टर द्वारा भेजे गए मेरे गुप्त संदेश को कैसे पढ़ सकते हैं? पर ज़ीशुआन कहता है कि ये इतना गंभीर मुद्दा है, आप इसे कब तक मुझसे छुपाने की सोच रहे थे? आपने मुझे ये बताना जरूरी भी नहीं समझा कि टाउटी कुनलुन पर्वत से भाग निकला है और तो और उसने निर्दोष लोगों की जान भी ले ली। इस पर लिंगचू कहता है कि जब मैं टाउटी की तलाश कर ही रहा हूँ तो मुझे द एम्पायरियन हेवन को सूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़ीशुआन कहता है कि तुम्हारी चोट टाउटी की वजह से है और तुम अभी भी ठीक नहीं हो, तुम अभी टाउटी से मुकाबला करने की हालत में नहीं हो। पिछली बार तुम टाउटी को रोक नहीं पाए और अब हम उसका ठिकाना जानते हैं। यदि वो फिर से भाग जाता है तो इन सब के जिम्मेदार आप खुद होंगे। हम दोनों एक दूसरे को हजारों सालों से जानते हैं और जितनी भी लड़ाइयाँ हैं
वो हमने साथ मिलकर लड़ी, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस बार आप इसमें दखल ना दें, क्योंकि मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है। कर ज़ीशुआन अपनी पावर से लिंगचू को रोक देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए टाओटी को पकड़ कर लाऊंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सही सलामत वापस आऊंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें शाओबाई को दिखाया जाता है जो कि अपनी पेंटिंग बना रही है। तभी वहाँ उसके पास क्रेन आती है। शाओबाई उससे पूछती है कि ज़ीशुआन कहाँ चला गया, मैंने उससे बहुत देर से नहीं देखा। क्रेन कहती है कि वो तुम्हें कुछ समय देना चाहता है ताकि तुम विचार कर सको कि तुमने गलती क्या की है। शाओबाई कहती है कि मुझे इन सभी चीजों का पछतावा है, मैं अब से ज़ीशुआन को कोई भी परेशानी में नहीं डालूंगी। आप मुझे बताएं कि ज़ीशुआन कहाँ है, वो मुझसे नाराज हैं, तो आप मुझे बताएं कि मैं उन्हें किस तरीके से मना सकती हूँ। क्यों नहीं करती? तुम जियोक्सी पर्वत छोड़ने का नाटक करो, इससे तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि वो तुम्हारी कितनी परवाह करता है। हमें अगले सीन में टाओटी को दिखाया जाता है जो कि एक निर्दोष बच्चे की जान ले रहा था। इसी बीच वहाँ ज़ीशुआन आकर उस बच्चे की जान बचा लेता है। टाओटी गुस्से में आकर ज़ीशुआन को कहता है कि तुम मेरी योजना को कैसे बर्बाद कर सकते हो। इस पर ज़ीशुआन कहता है कि तुम इतने बुरे हो कि एक बच्चे के खून का इस्तेमाल अपने ब्लैक मैजिक के लिए कर रहे हो। तुमने जो पाप किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और अब वो आत्मा जिसका नाम टाओटी है वो ज़ीशुआन के अंदर चला जाता है और कहता है कि मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक तुम्हें धीरे धीरे करके कमजोर करता चला जाऊंगा। पता चलेगा कि जीवित होने से ज्यादा मृत होना कितना मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ हम शाओबाई को देखते हैं जो कि ज़ीशुआन के आने का इंतजार कर रही थी और साथ ही साथ क्रेन की बातों पर गौर कर रही थी। वो सोचती है कि ज़ीशुआन अभी तक क्यों नहीं आया, क्या वो खतरे में हो सकता है। तभी वहाँ ज़ीशुआन आ जाता है और वो टेबल पर रखे उस पेपर को देखता है और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।